के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। तो आज सबसे पहले दस्तक उस आर पार की जो चुनाव के लिए 6 महीने में तैयार होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच दोनों यहां पर मौजूद रोजगार, बेरोजगारी, राम मंदिर, बड़ा हिंदू कौन से लेकर गंगा में कोरोना काल में बहते शवों तक सवाल पूछे गए और आर बार के इन जवाबों की दस्तक आज सबसे पहले आइए देखते हैं। यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए, वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह आज आप ये डाटा मेरे नहीं है, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी, यहाँ पर अपमानित किया है, कितनी नौकरियां हैं जो दे सकते थे। वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरी दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। विपक्ष का सूची दीजिए किनको आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया। बताइए वो एमओयू जमीन पे है कि नहीं है? कितना जमीन पर पहुंचा है? केवल झूठ बोलना है सरकार का काम। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, अच्छी बात है। तो मैं सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। और तो और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरुपा को वहां पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का शकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? अखिलेश और योगी, ये आर पार तो लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन क्या जनता के असली मुद्दे इस आर पार की राजनीति में कहीं अदृश्य हो जाते हैं? बापू के 3 बंदर वाला संदेश आपने अवश्य सुना होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन क्या महंगाई जैसी बुराई को भी दूर करने की जगह उसे मानना, देखना, सुनना बंद किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, ये आज कहा है यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने। तो खोलने लगा, 58% महंगाई के दाम पर बिक रहा सूरजमुखी का तेल भी खिलखिलाने लगा जब पता चला उनकी महंगाई ही उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही। उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। 100 रुपए लीटर के पार वाले पेट्रोल डीजल के पेट में हंस हंस कर दर्द होने लगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से एक आरोप और प्रत्यारोप का मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच हुआ और इसका सही डिसीजन प्रदेश की जनता को लेना है, प्रदेश के युवा को लेना है। आखिरकार कौन सही है, कौन गलत है? सवालों के घेरे में आउटसोर्सिंग की भर्तियां। ग्राम विकास विभाग ने पहले आओ पहले पाओ नीति पर सवाल उठाकर निरस्त की थी भर्तियां। इसी नियम से पिछले 1 वर्ष से दूसरे विभागों में चल रही आउटसोर्सिंग की भर्तियां। तो किस प्रकार से प्रदेश में भर्तियों को लेकर के धांधली ये प्रकार से कह सकते हैं सामने है और खुद प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री इस चीज़ को कितनी सरलता से कह दे रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता है, पूरी शुचिता है भर्ती परीक्षाओं में। आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग भर्ती नीति पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इसी नियम से दूसरे विभागों में भी भर्तियों पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसी नियम के स्थान पर नई पारदर्शी व्यवस्था अपराय हो गई है। ग्राम विकास विभाग में पिछले दिनों मनरेगा में 1278 पदों पर आउटसोर्सिंग में भर्ती निकाली थी, लेकिन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर सका पर एपीओ के लिए पर्याप्त आवेदन भी हो गए। कहाँ से हो गए भैया ये? अरे भैया
इस प्रदेश में अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, और हाई लेवल का भ्रष्टाचार, छोटे लेवल का नहीं, हाई लेवल का भ्रष्टाचार। अब ये कैसे आखिरकार चीज़ें हो गई? इतना ज़्यादा जो है सरकार सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत टाइट है। शिकायतें हुई कि इस प्रक्रिया में जुगाड़ की गुंजाइश है और तमाम पात्र वंचित हो जा रहे हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ग्राम मनोज कुमार सिंह ने पहले आओ पहले पाओ रिक्तियों सापेक्ष 3 गुना आवेदन प्राप्ति पोर्टल स्वतः बंद होने की प्रक्रिया को अनुचित बताते हुए भर्ती कार्रवाई की व्यवस्था चयन अभ्यर्थी के लिए तर्कपूर्ण नहीं है। सेवा आवेदन पोर्टल पर रिक्त के 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद हो जाना भी न्यायोचित नहीं था। वजह यह सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता तथा नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। इसके बाद यह नीति सवाल में आ गई और इस पर निर्णय सरकार को करना है। चयन की नीति तय लेकिन पूरा पालन नहीं। आउटसोर्सिंग की भर्तियों में मनमानी और भ्रष्टाचार के मामले बड़े स्तर पर सामने आने के बाद शासन 18 दिसंबर 2019 को आउटसोर्सिंग से मैन पावर की नियुक्ति जारी की थी। इसमें जैब पोर्टल से आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन से लेकर के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया का सिद्धांत तय किया गया और सिद्धांत के मुताबिक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर चयन करने को कहा गया। इसके बाद श्रम विभाग ने रिक्तियों के सापेक्ष तय संख्या में आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल पर आवेदन रोकने की प्रणाली लागू की। अब 800 करोड़ तक पहुंच चुका है आउटसोर्सिंग का कारोबार, देख सकते हैं आप लोग। शासन के आला किमों और प्राइवेट भर्ती एजेंसियों की आपसी समझ से धीरे धीरे पूरी सरकार व्यवस्था आउटसोर्सिंग कारोबार के हवाले होती जा रही है और बताया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित भर्ती पर रोक के बाद जरूरत के अनुसार इन पदों पर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन अब इन बाहरी एजेंसियों का दखल सभी श्रेणी की भर्तियों तक बढ़ गया है और आउटसोर्सिंग के कारोबार करीब 3.25 लाख करोड़ कर्मियों व 8 करोड़ रुपये तक पहुंच जा चुका है। प्रदेश में 2,63,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मी। अब यहाँ से आप देखते हैं आउटसोर्स कर्मी कितने हैं इस समय। समूह का में 31, समूह गा में इतनी भारी संख्या और समूह घा में तो बहुत ही भारी है। अब क्या कुछ कहना है सुरेश चंद्रा जो अपर मुख्य सचिव श्रम में है। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास का पद अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। पद प्राप्त होने पर सक्षम स्तर पर रखा जाएगा, जो भी निर्णय होगा उसे लागू कराएंगे इस भर्ती को लेकर के, यानी 1278 पदों की भर्ती के में। तो ये सब उक्त बातें हैं। प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा सब कुछ समझ रहा है और आने वाले विधानसभा 2022 में इसका जवाब जनता सरकार और विपक्ष को दोनों को देगी। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार को ही, तो पिछली भी सरकारें इतनी पानी की धुली नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इस सरकार की तानाशाही रवैया से कहीं न कहीं युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा निराशा आई है। और भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बात किया जाए तो पूर्ववर्ती सरकार में धांधली थी लेकिन भर्तियाँ पूरी हुई थी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में धांधली थी लेकिन भर्तियाँ पूरी की गई। और बात करूँगा अगर विशेष तौर पर UP-SSC की बात किया जाए तो UP-SSC में जो भी ये भर्तियाँ इस वर्तमान सरकार ने किया है वो ज़्यादातर पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की भर्तियाँ थी, उसी भर्तियों को पूरी कराई गई है ना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके बीच। आपका चैनल राहुल वाईफाई स्टडी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।